सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। जो पहला था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में पीछे के क्लास के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया है। अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उससे संबंधित कुछ शब्दावली हैं और उत्तरी पश्चिम जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को कम करने के लिए कुछ संस्था का गठन हुआ था और उसके अलावा कुछ मरु विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके बारे में अपन आज देखने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक था वो था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज अपन इस टॉपिक से संबंधित जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन किया गया था। वो संस्था कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले उसमें नाम आता है काजरी। सबसे पहले नाम आता है काजरी। काजरी क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सेंट्रल यानी केंद्रीय, एरिड यानी शुष्क, जोन यानी क्षेत्र, रिसर्च यानी अनुसंधान, इंस्टीट्यूट यानी संस्थान। तो इसका है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। काजरी है। काजरी का गठन हुआ था 1959 में। कहाँ पर? जोधपुर के अंतर्गत। जोधपुर में इसका गठन हुआ और इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार का जो लागत थी, केंद्र व राज्य सरकार, वो थी 75-25 यानी 75% केंद्र सरकार का और 25% है वो राज्य सरकार की जो लागत राशि थी वो इस तरीके से थी 75 और 25। इसका उद्देश्य क्या था? यानी जो काजरी संस्थान का गठन किया गया था 1959 में जोधपुर के अंतर्गत, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को कम करके शुष्कता को कम करना। यानी इसका उद्देश्य था कि मरुस्थल के प्रसार को कम करके जो शुष्कता है उसको कम करना इसका उद्देश्य था। केंद्र और राज्य सरकार का इसका जो लागत थी वो थी 75-25। गठन हुआ था 1959 के अंतर्गत जोधपुर के अंतर्गत। और काजरी है, इसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। जोधपुर के अलावा 2 क्षेत्रीय कार्यालय और है देश के अंतर्गत। देश में 2 क्षेत्रीय कार्यालय और है राजस्थान के अलावा। एक तो है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और दूसरा है भुज में। भुज कहाँ है? गुजरात में। यह हो गए काजरी। काजरी की राजस्थान के अलावा 2 क्षेत्रीय कार्यालय और भी है। एक है लेह लद्दाख में और दूसरा है भुज, यानी भुज है जो भुज कहाँ है? गुजरात में। भुज में और लेह लद्दाख में
और राजस्थान के अंतर्गत है इसका गठन हुआ था 1959 में जोधपुर के अंतर्गत। तो एक तो संस्था हो गई काजरी। अब काजरी के अलावा जो दूसरी संस्था आती है उसका नाम है आफरी। ये जो काजरी की फुल फॉर्म दी हुई है वो आपको ध्यान में रखनी है। पीछे की जो एलडीसी की एग्ज़ाम थी उसके अंतर्गत भी इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके साथ साथ। तो अब 2 नंबर पे जो संस्थान थी वो थी आफरी, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो 2 नंबर पे आती है आफरी। आफरी की फुल फॉर्म की अपन अगर बात करें तो वो है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। आफरी की अपन बात करें तो आफरी की जो स्थापना है वो हुई थी 1985 के अंतर्गत जोधपुर में। अगर इसकी अपन बात करें, आफरी की अपन अगर बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंतर्गत जोधपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके। जो सूखा सहन करके, मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके और इससे क्या, जो मरुस्थल के प्रसार को कम कर सके। जो मरुस्थल के प्रसार को कम कर सके। यानी जो आफरी थी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 के अंतर्गत जोधपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? यानी मरुस्थल के अंतर्गत ऐसी वनस्पति लगाई जाए जो सूखा सहन कर सके, और वनस्पति होगी तो वनस्पति क्या करेगी, मरुस्थल का जो प्रसार है उसको क्या है, कम कर सके। ये इसका उद्देश्य था। अब ये तो होगी 2 संस्थान। कौन से 2 संस्थान? जो मरुस्थल, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की अपन बात करे थे, इस मरुस्थल को कम करने के लिए, इस मरुस्थल का प्रसार कम करने के लिए इन 2 संस्थान की स्थापना हुई थी, काजरी और आफरी। यह आपको ध्यान रखना है। दोनों संस्थान की स्थापना हुई थी 1959 में काजरी की, 1985 में आफरी की। काजरी है उसका उद्देश्य भी था मरुस्थल के प्रसार को कम करना, और आफरी है इसका उद्देश्य है मरुस्थल में ऐसी वनस्पति लगाना जो सूखा सहन कर सके और मरुस्थल के प्रसार को कम कर सके। अब इसके अलावा कुछ विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, यानी मरु विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, उसके बारे में अपन अभी देखते हैं। तो अपन पढ़ेंगे विकास कार्यक्रम।
तो सबसे पहले तो विकास कार्यक्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। सूखा संभावित विकास कार्यक्रम है, ये कब चलाया गया था? 1973 और 74 में। 1973 और 74 में विकास कार्यक्रम चलाया गया मरुस्थल के लिए, मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए सूखा संभावित विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम है, इसमें केंद्र व राज्य का जो लागत योगदान था वो था 75-25, यानी 75% है वो केंद्र का और 25% है वो राज्य सरकार का। इसके अलावा सूखा संभावित विकास कार्यक्रम की अपन बात करें जिसको कहते थे डीपीएपी। डीपीएपी इसका नाम था, 11 जिलों में चलाया गया था। ग्यारह जिलों में चलाया गया। यानी जो सबसे पहले विकास कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले था सूखा संभावित विकास कार्यक्रम 1973-74 के अंतर्गत डीपीएपी। केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा था वो था 75-25 का। 11 जिलों में ये, राजस्थान के 11 जिलों में ये चलाया गया था। उसके अलावा 2 नंबर पर आता है मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम। मरु विकास कार्यक्रम है डीडीपी। यह चलाया गया था 1977-78 में और इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का जो हिस्सा था वो था 75-25, यानी 75-25 ही सूखा संभावित विकास कार्यक्रम में था और 75-25 ही था मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी में। 1977-78 में चलाया गया था। यह चलाया गया था 16 जिलों में। इसके अलावा 3 नंबर पर जो विकास कार्यक्रम वो आता है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम ये चलाया गया था 1992-93 में। और ये चलाया गया था पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा। पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा एक विकास कार्यक्रम चलाया गया था समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 के अंतर्गत चलाया गया था। और ये वर्तमान में 18 जिलों में चल रहा है। 18 जिलों में वर्तमान में चल रहा है। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना। ये अपन बात कर रहे हैं। तो तीसरा विकास कार्यक्रम था समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम 1992 से 93 में शुरू हुआ था। वर्तमान में 18 जिलों में चल रहा है। इसका उद्देश्य जो उद्देश्य है वो क्या है? बंजर भूमि है उसको कृषि योग्य बनाना। ये तो हो गए जो विकास कार्यक्रम और संस्थान की अपन ने बात कर ली है। अब उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या है शब्दावली है।
अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन शब्दावलियों में से एक दो हर एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। जहाँ स्थानीय भाषा के जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको तो इस बात जो शब्द है उनका पता रहता है, बाकी को क्या है इनका ज्ञान नहीं रहता। अपन जो महत्वपूर्ण उनकी जो शब्दावली है जो काम में ली जाती है वहाँ पर उनके बारे में अपन एक एक करके देखते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली सबसे पहले आता है बालू का स्तूप। या दोहरे। बालू का स्तूप या दोहरे ये क्या होते हैं? ये होते हैं मरुस्थल में पाए जाने वाले रेत के टीले। मरुस्थल में पाए जाने वाले रेत के टीले, जो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होते हैं उनको कहते हैं बालू का स्तूप या दोहरे। उसके अलावा एक होता है बरखान। बरखान क्या होता है? जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, उनके अंतर्गत जो टीले हैं ये बालू का स्तूप है। उन बालू का स्तूप का ये क्या है? प्रकार है। बालू का स्तूप का प्रकार किस तरीके का होता है? अर्धचंद्राकार। यानी ये क्या है? एक जो रेत के टीले हैं उन टीलों का ही क्या है? एक प्रकार है जिसका आकार होता है अर्धचंद्राकार। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो एक होता है रन या टाट। ये क्या होती है? ये होती है अस्थायी झीलें। अस्थायी झीलें मतलब पीछे की क्लास में आपको बताया था, ये क्या है? रेत के टीले हैं। बारिश में कई बार क्या है, यहाँ जो नीचे पक्की जमीन होती है, जो निम्न भूमि होती है, वहाँ पर क्या है? वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और एक क्या है? झील का निर्माण कर लेता है। यहाँ दलदली भूमि हो जाती है, दलदली भूमि। उसको क्या कहते हैं? रन या टाट। यानी ये क्या होती है? एक अस्थायी झीलें होती है। उसके अलावा बात करें तो एक है आक्कलवुड फॉसिल पार्क। आक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? ये जैसलमेर के अंतर्गत है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये कहाँ है? जैसलमेर के अंतर्गत है क्या ये? आक्कलवुड जो फॉसिल पार्क है वो क्या है? यहाँ पर क्या है? जो कास्ट जीवाश्म है, जो कास्ट जीवाश्म है को सुरक्षित रखा गया है। जो आक्कलवुड फॉसिल पार्क है जैसलमेर के अंतर्गत है। ये यहाँ पर क्या रखा गया है? कास्ट जीवाश्म को सुरक्षित रखा गया है। जो आक्कलवुड फॉसिल पार्क है जो राष्ट्रीय मरुद्यान है, राष्ट्रीय मरुद्यान।
राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता है। और वहीं पर क्या है, ये आक्कलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पर काष्ठ जीवाश्म को सुरक्षित रखा गया है। उसके अलावा अगला जो शब्द आता है वो आता है अपने सामने लाठी सीरीज क्षेत्र। जो लाठी सीरीज क्षेत्र है वो क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी है। कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है जैसलमेर के अंतर्गत। और यहीं पर पाई जाती है जो सेवन घास है। सेवन घास है वो यहीं पर पाई जाती है लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर के अंतर्गत। ये क्या है? भूगर्भिक क्या है? जल पट्टी है। सेवन घास है क्या? सेवन घास है वो अत्यधिक पौष्टिक घास है। अत्यधिक पौष्टिक घास। गोडाउन पक्षी की शरणस्थली। गोडाउन पक्षी की शरणस्थली। शरणस्थली यानी जो गोडाउन पक्षी है वो क्या यहीं पर निवास करता है? सेवन घास के अंतर्गत। और वो अपने अंडे भी कहाँ पर देता है? सेवन घास के ऊपर ही देता है। यहीं पर वो निवास करता है और सेवन घास में क्या वो अंडे देता है। अपन बात करें गोडाउन पक्षी की, जिसको अपन कहते हैं सोनचिड़िया। सोनचिड़िया जो गोडाउन पक्षी है उसकी शरणस्थली माना जाता है सेवन घास को, जो अत्यधिक पौष्टिक घास है। और जो गोडाउन पक्षी है वो अंडे भी कहाँ पर देता है? सेवन घास के अंतर्गत देता है। और सेवन घास और कहाँ पाई जाती है? लाठी सीरीज क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? जैसलमेर के अंतर्गत। उसके अलावा अपन बात करें, अगला अपने सामने आता है छह नंबर पे चांदन नलकूफ, कहते हैं चंदन नलकूफ। कहाँ पर है? जैसलमेर में। जो चांदन नलकूप है वो कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। इसको कहते हैं थार का गड़ा। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है थार का गड़ा, वो कहते हैं चंदन नलकूप को। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके अलावा बात करें, एक आता है टांका। टांका क्या होता है? जो वर्षा का जल है, वर्षा के जल को एकत्रित करने का स्थान। जो वर्षा का जल है उसको एकत्रित करने का एक स्थान है टाका। यानी क्या करते हैं? जमीन के अंतर्गत खुदाई करके अंदरी क्या एक इस तरीका को टैंक बना देते हैं। जो भी बारिश का पानी होगा वो क्या यहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद में इस पानी को मिट्टी है वो नीचे जम जाती है और ऊपर क्या है तो शुद्ध पानी आ जाता है, और जिसको पीने के काम में लेते हैं। तो चूरू की साइड है, चूरू बाड़मेर बीकानेर के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। पीने योग्य जो पानी है, पीने के काम में, जो वर्षा के जल को ये पीने के काम में लेते हैं। तो टाका होता है वर्षा के जल को एकत्रित करने का स्थान। उसके अलावा बात करें अपन तो एक है समगांव। समगांव कहाँ पर है? जैसलमेर में। क्या विशेष बात है समगांव की?
समगांव की विशेष बात है एक तो न्यूनतम वर्षा। न्यूनतम वर्षा, ये जो समगांव है, जैसलमेर का एक गांव है समगांव, सबसे जो प्रमुख बात है यहाँ क्या बात है, ये तो न्यूनतम वर्षा। यहाँ वर्षा क्या है, बिल्कुल कम होती है। उसके अलावा वर्षा कम होगी तो क्या है, जो वनस्पति है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, यानी इसको कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र। वनस्पति रहित क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, समगांव। ये भी कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें तो है मांड। मांड क्या है, मांड है जो जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र है उसको कहते हैं मांड। जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र, जैसलमेर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहते हैं मांड। एक चीज और ध्यान रखना आपको, जो सर्वाधिक व्यर्थ भूमि है, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वो कहाँ पर है, वो जैसलमेर में ही है। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कहाँ पर है, जैसलमेर में। मांड किसको कहते हैं, तो जैसलमेर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहते हैं मांड। उसके अलावा अपन बात करें तो एक होता है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है, जो पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा एक जो जल है उस जल को एकत्रित करने की जो एक विधि थी उसको कहते थे खड़ीन। यानी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने की पद्धति। ये भी कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। खड़ीन क्या है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने की जो पद्धति है उसको कहते थे खड़ीन। अब आगे एक आता है बटाडू का कुआं। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बटाडू का कुआं वो कहाँ पर है, तो ये है बाड़मेर में। कन्फ्यूजन क्या होता है, इसमें कई बार जैसलमेर करके आ जाते हैं, लेकिन जो बटाडू का कुआं वो कहाँ पर है, बाड़मेर में है। इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। रेगिस्तान का जल महल, याद कर लेना। जब बटाडू का कुआं वैसे बाड़मेर, ऐसे याद रख लेना। अगर आपको याद नहीं रहे, बटाडू का कुआं है, ऑप्शन में आपको जैसलमेर पक्का देगा, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। और आप सबसे पहले क्या करके आओगे, जैसलमेर। याद रख लेना बटाडू का कुआं वो बाड़मेर में है और इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। याद ऐसे भी नहीं रहे तो बै से बै, ये ऐसे याद रखना, बै से बाड़मेर वाला बै, याद रख लेना आप। तो ये हो गया। चांदन नलकूप है वो कहाँ है, जैसलमेर में है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको कहते हैं थार का घड़ा। और इसको क्या कहते हैं, बटाडू का कुएं को रेगिस्तान का जल महल। टांका है, वर्षा के जल को एकत्रित करने का स्थान होता है। नीचे से बना लेते हैं एक टैंक सा, और उसके अंतर्गत जो वर्षा का जो भी पानी होगा वो क्या है, यहाँ पर जमा हो जाता है और उसको पीने के काम में लेते हैं। चूरू बीकानेर में बहुत ज़्यादा इसी पानी को पिया जाता है। आगे जो समगांव है, समगांव वनस्पति रहित क्षेत्र है। समगांव जो जैसलमेर के अंतर्गत है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए वनस्पति बिल्कुल नहीं पाई जाती। उसके अलावा मांड, मांड क्या है, जैसलमेर का जो आसपास का क्षेत्र है उसको कहते हैं मांड। खड़ीन क्या है, खड़ीन है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा वर्षा के जल को एकत्रित करने की जो पद्धति है उसको कहते हैं खड़ीन। इसके अलावा अपन बात करते हैं आगे
आगे आता है पीवना सर्प। जो पीवना सर्प है वो कहाँ पाया जाता है? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में, वहाँ पाया जाता है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पीवना सर्प कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहाँ पर है? जैसलमेर में, वहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो आगे का शब्द आता है अपने सामने रोपवे। क्या रोपवे है क्या? तो रोपवे की अपन अगर बात करें तो जो भी पहाड़ी एरिया होते हैं, जो भी पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पर क्या एक ट्रैक बना देते हैं। ये क्या है? एक तरह का एक ट्रैक है। यहाँ से इस तरीके से एक ट्रॉली लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, जो भी दर्शनीय लोग आते हैं देखने के लिए, इस स्थलों को देखने के लिए आते हैं लोग, वो क्या करते हैं, इस ट्रॉली में बैठ के, यहाँ से एक चैन लगी होती है, इस ट्रॉली में बैठ के, ये जो ट्रॉली है वो चैन के सारे क्या यहाँ से यहाँ तक आती है, और यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर लोग उतर जाते हैं, यहाँ से यहाँ आती है। तो इसमें क्या एक ये ट्रॉलियाँ लगा होती है जिसको कहते हैं रोपवे। अब रोपवे की बात करें तो सबसे पहले जो रोपवे लगा था वो लगा था सुंदा माता में। सुंदा माता कहाँ है? जालोर में। सुंदा माता का मंदिर है, माता का मंदिर कहाँ? जालोर। वहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत जो पहला रोपवे वो वहीं लगाया गया था। सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंतर्गत, जो पहाड़ी पर स्थित है, एक पहाड़ी पर, वहाँ पर क्या ये पहला रोपवे लगाया था। राजस्थान का पहला रोपवे है, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे है। कितना मीटर का है? 800 मीटर है, यानी जो ये दूरी है 800 मीटर की है। तो पहले रोपवे लगाया हुआ है, यहाँ से चल गए यहाँ तक, ये 800 मीटर का है। तो पहला राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता जालोर कितनी है? 800 मीटर का है। उसके बाद में 2 नंबर पर ये आ गया 1 नंबर। सेकंड की बात करें तो 2 नंबर का लगाया था उदयपुर में, 2 नंबर का क्या लगाया था? उदयपुर में। और ये कितना है? यह 387 मीटर। उसके अलावा जो 3rd नंबर पे लगाया था वो लगाया था पुष्कर में। ये कितना है? यह 700 मीटर का, 700 मीटर का है, पुष्कर में लगाया था। दूरी के हिसाब से तो ये आता है 2 नंबर पर। 1 नंबर पे 800 मीटर सुंदा माता, और 2 नंबर पे जो 700 मीटर का क्या है? पुष्कर में लगाया गया है। ठीक है, तो ये रोपवे के बारे में आप ध्यान दे लेना। पहला रोपवे सुंदा माता जालोर, ये आपको याद रखना है। आखिर रोपवे होता क्या है? वो एक ट्रैक होता है जिसके ऊपर बैठकर क्या करते हैं, वहाँ की सैर करते हैं, पहाड़ी इलाकों में होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो एक होता है जोहड़। आगे का जो अपना शब्द आता है वो आता है जोहड़। तो शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं उनको कहते हैं जोड़। शेखावटी क्षेत्र में कच्चे कुएं उनको कहते हैं जोड़। उसके अलावा अगर बात करें सामने वो है कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी जिसको कहते हैं बांका पट्टी। ये है क्या बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी? अजमेर से लेके जो नागौर के मध्य स्थान है, अजमेर टू नागौर, वहां के जल में क्या पाया जाता है? फ्लोराइड पाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है।
वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो क्या है, इस जल को पीते हैं और वहाँ पर एक रोग हो जाता है फ्लोरोसिस रोग। उनको क्या रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग। यानी कुबड़ पट्टी क्या है, अजमेर से लेकर नागौर के मध्य एक जल पट्टी पाई जाती है, ये मान लो आप, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी, जिसको पीने से क्या है, इसमें पानी जो फ्लोराइड की मात्रा वो क्या है, सर्वाधिक हो जाती है, जिसको पीने से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग के अंतर्गत क्या होता है कि दांत हो जाते हैं पीले, दांत पीले, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी, और क्या है, उनके कुबड़ निकल आती है। आप नागौर के इन क्षेत्रों में देखेंगे ना तो उनके क्या है, दांत पीले पाए जाते हैं, क्योंकि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी और अधिकतर क्या है, कुबड़ निकल आती है। इसको क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी। अब बात करें अपन इससे प्रभावित जिला, तो प्रभावित जिला तो है सर्वाधिक, वो है नागौर। और गांव की बात करें तो नागौर जिले में मकराना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, आस का गांव। वो क्या है, सर्वाधिक प्रभावित है इससे, कुबड़ पट्टी से। ठीक है, तो ये हो गया कुबड़ पट्टी, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि कुबड़ पट्टी है क्या, तो कुबड़ पट्टी है वो अजमेर से लेकर नागौर के मध्य फ्लोराइड युक्त क्या एक जल पट्टी पाई जाती है, और उसमें क्या है, अधिक मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है, और वहाँ के स्थानीय लोग इस जल को पीने से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, दांत उनके पीले हो जाते हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाते हैं, और उनके कुबड़ निकल आती है, और इसको कहते हैं अपन कुबड़ पट्टी। और इससे जो प्रभावित जिला है, सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है, और नागौर में भी एक गाँव है, आस का गाँव जो मकराना में पड़ता है, वो सबसे प्रभावित गाँव है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं, ये मान लो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करते हैं खालदा झील की। खालदा झील है क्या, जो डीडवाना झील है उसको कहते हैं खालदा झील, उसी का नाम है खालदा झील। तो आगे आता है खालदा झील, डीडवाना। तो डीडवाना झील है उसको ही कहते हैं खालदा झील। प्रमुख बात क्या है इसकी, प्रमुख बात यह है कि इस झील से नागौर के अंतर्गत क्या है, लवणीय झील पाई जाती है, जहां से क्या प्राप्त किया जाता है, NaCl प्राप्त किया जाता है। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता क्या है, खाने योग्य जो नमक होता है, खाने योग्य जो नमक होता है, खाने वाला जो नमक होता है उसको कहते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस झील से क्या होता है, NaCl के स्थान पर Na2SO4 प्राप्त किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड। NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उसके स्थान पर सोडियम सल्फेट प्राप्त किया जाता है। और ये क्या है, ये खाने योग्य नमक नहीं है, खाने योग्य क्या है, नहीं है। तो इसका प्रयोग कहाँ जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है कागज उद्योग में। अपने खालदा झील के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि इसकी एक मुख्य बात है, नागौर के अंतर्गत जो भी झीलें पाई जाती है वहाँ से NaCl प्राप्त किया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, जो क्या है, खाने योग्य जो नमक होता है, खाने वाला जो नमक होता है उसको कहते हैं अपन NaCl, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर इस झील में क्या होता है, इस झील में NaCl के स्थान पर Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है वो प्राप्त किया जाता है, जो क्या है, खाने योग्य नहीं है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो कागज उद्योग है उसमें किया जाता है। तो ये होगी जो खालदा झील के बारे में अपन पढ़ रहे थे। अब आता है जवाई बांध, अगला आता है जवाई बांध।
तो जवाई बांध है, इसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो अपना वर्ड तो था, शब्द था अपना मारवाड़ का अमृत सरोवर। तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है उसको किसको कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। जवाई बांध कहाँ स्थित है? जवाई बांध है जवाई नदी पर। कहाँ पर है? पाली में। और ये जवाई नदी है वो क्या है? लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी की सहायक नदी। लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी, जिस पर जवाई बांध बना हुआ है पाली के अंतर्गत, जिसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। और जो लूणी नदी है, पीछे की क्लास में आपको बताया था, अजमेर के नागपाड़ से निकलकर अजमेर, नागौर, ये जोधपुर, पालीर, यहाँ से बाड़मेर, जालोर, बाड़मेर जालोर होते हुए कहाँ निकलती है? ये गुजरात के कच्छ में जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर पाली के अंतर्गत जो जवाई नदी मिलती है, वहाँ पर बांध बना हुआ है जवाई बांध, जिसको कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। आप इम्पोर्टेंट लगा लेना इसके, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो वह है जवाई बांध। कहाँ पर है? पाली में। नेक्स्ट अपन बात करें तो वह 56 की पहाड़ियाँ। अगला आता है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ। तो जो 56 की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। 56 की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत है। एक है 56 गांव, ये आपको ध्यान रखना है। 56 का मैदान, ये कहाँ पर है? ये तो यहाँ प्रतापगढ़ में है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव है, तो वो तो है 56 का मैदान। अपन बात करें 56 की पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कई बार कन्फ्यूजन होता है, ऑप्शन में आपको बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बाड़मेर ये देगा। आप याद रखना जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ हैं? बाड़मेर में। और 56 का मैदान वहाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांव हैं, उनको कहते हैं 56 का मैदान। आप पढ़ रहे थे 56 की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत है। अब आगे आता है मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, तो मारवाड़ के राजाओं हैं उसकी शरण स्थली है सिवाना दुर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, लिख लेना, आप नोट्स बना लेना। जो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है वो है सिवाना दुर्ग। यानी जब भी कोई विपदा आती थी कि यहाँ पर जाके शरण ले लेते थे सिवाना दुर्ग के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है सिवाना दुर्ग? वे है बाड़मेर में। बाड़मेर में। बाड़मेर में एक पहाड़ी है हल्देश्वर, हल्देश्वर की पहाड़ी, वहाँ पर स्थित है सिवाना दुर्ग। तो कहाँ पर है? बाड़मेर में, जिसको कहते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। कि जब भी मारवाड़ के किसी भी राजाओं को क्या है विपदा अगर सामने आई तो वहाँ पर क्या है? सिवाना दुर्ग में आके शरण लेते थे। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? बाड़मेर के अंतर्गत। इसको एक मुख्य बात, इसको कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। ये जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। यानी जालोर दुर्ग को अगर जीतना है तो पहले किसको जीते? सिवाना दुर्ग को। यानी इसकी कुंजी किसकी है? जालोर दुर्ग की। आप लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लो किसी ना किसी एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। यानी आपको
ये जालोर दुर्ग जीतना है तो सबसे पहले किसको जीते? सिवाना दुर्ग को। ये इसकी क्या है? कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी क्या है? सिवाना दुर्ग, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में। ये आप ध्यान रख लेना, जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। आगे अगर वर्ड की अपन बात करें, आगे के शब्द की बात करें तो आगे का शब्द लेते हैं अपन पालर पानी। पालर पानी होता क्या है? पालर पानी होता है जो वर्षा का जल होता है उसको कहते हैं पालर पानी, यानी वर्षा के जल को एकत्रित करके पिया जाता है जिसको कहते हैं पालर पानी। कई इलाकों में क्या है, पीने योग्य पानी नहीं होता, वहाँ पर कुएं नलकूप वो नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं, फिर उसके बाद में क्या है, उस जल को पीते हैं, उस जल को कहते हैं पालर पानी। जो चूरू इलाका है वहाँ पर क्या है, चूरू जो बीकानेर, वहाँ पर क्या है, ये पालर पानी पिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पालर पानी हो गया वर्षा का जल। अपन आज की जो क्लास ले रहे थे उस क्लास के अंतर्गत अपन जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पीछे की क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। आज की जो क्लास थी वो हमारी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस मरुस्थल के प्रसार को कम करने के लिए कुछ संस्थाओं का गठन हुआ था जो अपन ने पढ़ा है, काजरी, आफरी। उसके अलावा इस क्षेत्र में, इन क्षेत्र में क्या है, इस मरुस्थलीय जो प्रदेश है उस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुछ क्या मरु विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, वो अपने देख लिए। अब इस क्षेत्र से संबंधित कुछ शब्दावली जो वहाँ के स्थानीय लोग क्या है काम में लेते हैं, उन महत्वपूर्ण जो अपन शब्द पढ़े हैं एग्जाम के अंतर्गत अपने जो 20 शब्दावली पढ़ी है, 20 शब्द पढ़े हैं, ये मान लो कि किसी ना किसी एग्जाम के अंतर्गत इनमें से कोई ना कोई शब्द आपके सामने जरूर आएगा। यह आपको क्या है, जो भी आज की जो क्लास है उसको आप नोट्स बना के लिख लेना, जो भी आपको जो शब्द करवाए गए हैं उनके आगे जिस तरीके से भी विस्तार किया गया है उस अकॉर्डिंग आप लिख लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक वो क्या है, यहीं समाप्त होता है। आगे की क्लास में अपन जो नेक्स्ट भाग है इसका, जो अरावली पर्वतमाला भौतिक राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उस राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।